मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लखनऊ के प्रावधान से ये लेक्चर आयोजित हो रहा है और इस लेक्चर में मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको जो भी मेरा ये टॉपिक है आज का अल्पाधिकार, जिसको हम लोग ओलिगोपोली भी कहते हैं, उस ओलिगोपोली के उन सभी तथ्यों को आपके सामने रखूं जो मेरे ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी मूल रूप या मौलिक रूप से हूँ आज की व्याख्यान योजना, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है। जब हम कोई भी व्याख्यान शुरू करते हैं तो उस व्याख्यान में आपको ये पता होना चाहिए कि आज के व्याख्यान में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग परिचय की बात करेंगे, यानी कि हम अल्पाधिकार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किस तरह के बाज़ार को हम ओलिगोपोली बाज़ार कहते हैं या अल्पाधिकार बाज़ार कहते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप या अगले स्तर पे जाएंगे, उसमें हम लोग इसका एक बहुत छोटा सा रूप है जिसको हम द्वय अधिकार यानी दुओपोली कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओलिगोपोली या अल्पाधिकार बाजार जो है वो तीन तरह के मॉडल पे भी बेस है। दो तरह हमारी सारी जो अल्पाधिकार कंपनियां हैं, अल्पाधिकार बाजार की फर्में हैं, अगर वो किसी एक आपस में जुड़ के कार्य करती हैं तो उसको हम बेसिकली कोल्यूजन कहते हैं। तो हम कूट संधि के बारे में भी बात करेंगे। और अगर अलग अलग बात करती हैं तो उसके 3 मॉडल जो है मैंने आपके सामने आज रखे हैं। कूर्नो का मॉडल, स्टैगलबर्ग का मॉडल, कोनिदार वक्र का मॉडल, ये पॉल स्विगी ने दिया था। और इसके बाद अंत में हम बात करेंगे कीमत नेतृत्व की। कीमत नेतृत्व यानी कि जब हम अल्पाधिकार बाजार के अंदर होते हैं तो उस अल्पाधिकार बाजार के अंदर किस तरह से हम अपने कीमतों को निर्धारित करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां होती हैं, कौन से ऐसे फर्में होती हैं जिनके पास ये अधिकार आ जाता है जो उस बाजार की दिशा और दशा को तय करती हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके मूल अर्थ को समझते हैं। अल्पाधिकार अल्पाधिकार जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, मैंने उसकी एक अर्थ या एक कह लीजिए उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है। अल्पाधिकार बाजार स्थिति होती है, एक वह बाजार स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु थोड़े से उत्पादक के विक्रेता होते हैं। यानी कि हमारे पास चीज एक ही है, एक वस्तु है, यानी कि आप समरूप प्रोडक्ट, समरूप उत्पादों के लिए बात कर रहे हैं, एक जैसे उत्पादों की बात कर रहे हैं। और बाजार में कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो उस उत्पाद को का उत्पादन कर रही हैं, यानी कि उस बाजार को बाजार में विक्रय कर रही हैं। मानी हुई बात है, अगर हमारे पास कुछ ही कंपनियां हैं बाजार में तो उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रतियोगिता भी संभव होगी। ये प्रतियोगिता अल्पाधिकार बाजार की व्यवस्था को बताती है कि अल्पाधिकार बाजार में किस तरह की प्रतियोगिता आती है। अब इसमें थोड़ी सी बात यह है कि बाजार में कई तरह के उत्पादक हो सकते हैं, विक्रेता हो सकते हैं। बाजार में जब 4 या 5 या मैक्सिमम इसमें ज़्यादातर 10 कंपनियां, कुछ कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंपनियां हो सकती हैं। इस तरह की बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। जब ये कंपनियां बाजार में काम कर रही होती हैं, इसमें से कुछ कंपनियां या कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं, विक्रेता ऐसे होते हैं जो बड़े उत्पादक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाजार में एक दूसरे के काम करने से उनमें जब प्रतियोगिता आती है तो इसका मानी हुई बात है कि एक दूसरे के ऊपर उनका असर पड़ेगा। अब ये असर किस तरह से पड़ता है? अगर हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, उत्पादन को कोई कंपनी बढ़ाती है तो उसका मार्केट का शेयर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि आप प्राइस को भी बढ़ाएंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो कुछ कंपनियां ऐसी होंगी
जिनका घाटा शुरू हो जाएगा, तो वो भी अपने आप को उस चीज़ पे स्थिर करना शुरू कर देंगी। लेकिन अल्पाधिकार बाज़ार ये कहता है कि जो कीमत होती है या मूल्य होता है किसी उत्पाद का, वो मूल्य कोई भी कंपनी तय नहीं करती है। वो मूल्य बाजार पे छोड़ दिया जाता है। जैसी मार्केट से मांग आती है, यानी डिमांड आती है, उस मांग के आधार पे जो कीमत है वो अपने आप से तय होती है। कंपनियों के या विक्रेताओं के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि वो अपने कॉस्ट को अपनी कॉस्ट को किसी तरह से मैनेज करें। इसमें आपकी एडवर्टाइजिंग की यानी विज्ञापन की कॉस्ट हो सकती है, आपकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट हो सकती है। ये सारी जो खर्चे होते हैं, इन खर्चों को कटौती करके या उत्पादन को ऊपर नीचे करके आप अपना जो प्रॉफिट है या लाभ है, उस लाभ को, शुद्ध लाभ को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी के हिसाब से आप अपने आप को बाजार में स्थापित होने में सहायता करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कंपनियां होती हैं तो ओलिगोपोलिस्टिक या अल्पाधिकार की बाजार को समझने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो इसी के लिए उसका सरलतम रूप होता है द्वैधाधिकार, यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि बाजार में केवल दो ही फर्में हैं, एक तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, एक तरीके का कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, वो दो उत्पादक या विक्रेता बाजार में है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं द्वैधाधिकार या डुओपोली। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं, जैसे अगर हम 4 या 5 या 10 कंपनियों की बात करें या विक्रेताओं की बात करें जो बाज़ार में हो सकता है अलग-अलग तरीके के के उत्पाद या समरूप उत्पाद यानी एक जैसे उत्पाद बाज़ार में बेच रहे हैं, उनका आपस में परस्पर निर्भर होना स्वाभाविक है। एक का उत्पादन अगर बढ़ेगा या घटेगा, उसका दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम एक कंपनी अपनी मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाती है, मार्जिनल कॉस्ट किसी कंपनी की कम है और उसका उत्पादन ज़्यादा है, तो उसका प्रॉफिट का जो यानी कि लाभ का जो स्तर है वो ज़्यादा होगा। और दूसरी कंपनी उसी प्राइस की मार्जिनल कॉस्ट को ज़्यादा रखते हुए यानी सीमांत लागत को ज़्यादा रखते हुए अगर प्राइस अपने बाजार में अपने उत्पाद को बेच रही है, तो उस ऐसी ऐसी स्थिति में भी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कम हो सकती है। तो ये जो लाभ की स्थितियां हैं, ये लाभ की स्थितियां केवल ये अल्पाधिकार कंपनियां अपने जो उत्पाद हैं उनके इन्हीं सब बातों पे ध्यान रख के कर सकती हैं, क्योंकि जो कीमत होती है वो कीमत पे उनका कोई जोर नहीं होता, कीमत बाजार के द्वारा ही निश्चित की जाती है। दूसरा है विज्ञापन और विक्रय लागतें, यानी कि हम अगर किसी भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा यानी अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं, मांग बढ़ाना चाहते हैं, उस केस में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को या उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की तरफ आकर्षित करें। इसके लिए हमको एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन की ज़रूरत होगी। ये भी हमारी लागतों को बढ़ाएगा। इसके अलावा हम अपने जो जो उत्पाद हैं उनकी पैकेजिंग पे काम कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से उसको पैक किया गया है, किस तरह के हम प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा रहे हैं। यानी रेंज की बात अगर हम करें तो अलग-अलग विभिन्न प्रकार के विभेद करके एक तरह के उत्पादों को अगर हम बाजार में बेचें, तो भी हमारी मार्केट में बाजार में जो उपभोक्ता है हमारे जो उत्पाद है उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी उनकी तरफ हमारे उपभोक्ता आकर्षित होंगे। इस तरह से हमारी अलग-अलग तरीके की लागतें आती हैं अल्पाधिकार की बाजार में। जो मांग का कर्व होगा वो हमेशा अनिश्चित होगा, क्योंकि अगर हम इस बाजार का भी हम अभी आगे बढ़ेंगे और हम आपको इसका मांग का कर्व दिखाएंगे या वक्र दिखाएंगे, वो वक्र शुरुआत में इलास्टिक होता है, यानी कि अगर हम थोड़ा-सा अपने उत्पाद के कीमतों में कमी करें या बढ़ाएँ, तो आपको जो या बदलाव दिखेगा माँग में, वो ज़्यादा दिखता है। तो इसका मतलब हम कहें कि इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, वो शुरुआत में ज़्यादा होती है, लेकिन जब कीमतें रिजिडिटी की तरफ बढ़ती हैं, कठोरता की तरफ बढ़ती हैं, यानी एक जैसा प्राइस जब बाज़ार में तय होने लगता है,
तो फिर हमारा जो डिमांड है वो नीचे आने लगती है, जो हमारा वक्र है वो थोड़ा इनइलास्टिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि मांग का जो कर्व है वो हमेशा अनिश्चित होता है, वो हम तय नहीं कर सकते कि अल्पाधिकार की बाजार में हमेशा मांग का कर्व कैसा रहने वाला है। कीमत, जैसा हमने आपको बताया, हमारे अल्पाधिकार 4-5 फर्में हैं, 10 फर्में हैं, किसी के भी हाथ में नहीं है। उत्पादन की भी अनिर्धारिता रहती है, क्योंकि ऊपर नीचे आप अपनी डिमांड, मार्केट की जो डिमांड है, टोटल डिमांड यानी इस पूरी डिमांड अगर हम बाजार की मांग कहें, तो बाजार की मांग भी समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से अलग अलग कंपनी का जो मार्केट का शेयर है वो भी बदलता रहता है। जब मार्केट का शेयर उनका बदलेगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी अपने मार्जिनल कॉस्ट को एडजस्ट करेगी, अपने रेवेन्यूज को एडजस्ट करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कीमत, तो कीमत भी क्योंकि बाजार के हाथों में होती है, तो किसी भी विक्रेता के हाथ में वो शक्ति नहीं होती कि वो अपने उत्पाद का एक प्राइस, एक कीमत बाजार के लिए तय कर दे कि यही कीमत होगी और इसी कीमत पे सारे लोग इस सारे जो उपभोक्ता है उसको खरीदेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम अल्पाधिकार बाजार में ये कीमत वाला जो फैक्टर है या प्रभाव है, हम क्या करते हैं, बाजार के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम अपनी सीमांत लागत को घटा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को, और साथ में अपनी पैकेजिंग, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट यानी विभेदीकृत कर दें अगर, तो हमारे जो 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 उपभोक्ता हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ यानी उत्पाद की तरफ आकर्षित होंगे और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, तो मार्केट का शेयर हमारा एडजस्ट होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। इसके कुछ और भी तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कुछ ही विक्रेता इसमें होते हैं, बहुत बड़ा इसमें बहुत सारे प्लेयर्स नहीं होंगे बाजार में, यानी कि बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे सेलर्स नहीं होंगे मार्केट में। विक्रेता की जो गिनती है वो बहुत संकुचित होती है, कम होती है इसमें अल्पाधिकार बाजार में, और सभी फर्मों में आपस में निर्भरता रहेगी। एक का अगर हम ये बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने डिमांड पढ़ी होगी, तो डिमांड में जब हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स की बात करते हैं यानी कि संभावित प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उत्पादों की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूट है एक प्रोडक्ट दूसरे का, तो ये मानी हुई बात है, जब एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसे उत्पाद बना रहे हैं हम, तो अगर हमारा प्रोडक्ट बाजार में कम होगा तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है यानी कि जो हमारी समरूप कंपनी, एक जैसी कंपनी है जो एक तरह का प्रोडक्ट बना रही है, अगर हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया तो दूसरा वाला वो लाभ की स्थिति में पहुंचेगा और हमारा जो कस्टमर है वो टूट के वहां जाने लगेगा। तो इसका मतलब ये कि हम अपने कस्टमर खोएंगे तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। तो सभी फर्मों का आपस में पारस्परिक निर्भरता रहेगी इसमें। कोई भी जो विक्रेता है या सेलर है वो अकेले काम नहीं कर सकता, जैसा कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होता है, एकाधिकार मार्केट में होता है, वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे तो एक ही कंपनी होती है एकाधिकार में, और वो कंपनी प्रोडक्ट उत्पाद को बनाती है, जिस भी चीज़ पे, जिस भी कीमत पे बेचना होता है उसी कीमत पे बेचती है। लेकिन ऐसा नहीं है अल्पाधिकार बाजार में। आपको मैंने 2 तरह के उत्पाद इसमें दिखाए हैं, जैसे विभेदीकृत उत्पाद है यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, समरूप यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट। विभेदीकृत उत्पाद वो तरह के उत्पाद है, जैसे मैंने इसके कुछ आपके सामने उदाहरण भी रखे हैं, कार, मोटर बाइक्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। आपने देखा होगा अलग-अलग तरीके की, अलग-अलग आजकल आधुनिकीकरण के में आपको अलग-अलग तरह की कारें बाजार में दिख रही हैं, मोटर बाइक्स दिख रही हैं। लेकिन अगर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद वो एक ही है, कार है। हम केवल प्रोडक्ट की रेंज में, प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशन यानी कि उसके जो भी फीचर्स हैं, है ना, रूप हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उनको अलग-अलग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम, इस तरह के उत्पादों को हम विभेदीकृत उत्पाद कह सकते हैं। तो कंपनियाँ ये अक्सर करती हैं अल्पाधिकार बाजार में कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपने उत्पाद में ऐड करती हैं या जोड़ती हैं, जिससे आपका जो उपभोक्ता है वो आपके उत्पाद की तरफ आकर्षित हो और आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। तो जो माँग की बात कर रहे हैं, वो माँग उसी तरह से बढ़ती है बाज़ार में। समरूप
उत्पाद अगर होते हैं, जैसे हम बात करें पेट्रोल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, जैसे मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण भी रखे हैं। ये समरूप प्रोडक्ट है। आप पेट्रोल में, जैसे आजकल आप पेट्रोल की बात करिए तो आपको अलग अलग पेट्रोल स्टेशन पे आप जाइए तो आपको अलग अलग तरीके के पेट्रोल दिखेंगे, लेकिन वो होते एक जैसे ही हैं। जो नॉर्मल वाला पेट्रोल है वो हम बेसिक एक ही रूप मानते हैं। तो हेट्रो होमोजीनियस तरह का समरूप उत्पाद आपको दिखता है, चाहे वो सीमेंट हो। सीमेंट सब जगह एक ही तरह की मिलती है, स्टील सब जगह एक ही तरह की मिलती है, एल्यूमिनियम के जो उत्पाद है वो भी सब एक जगह से एक जैसे मिलते हैं। हमारा जो अल्पाधिकार की वो बाजार है वो इस तथ्य को मानती है कि हमारा जो फर्में हैं या विक्रेता हैं वो एक जैसे ही जो उत्पाद हैं उनको बना रही हैं, उनको बाजार में बेच रही हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें जो आपकी अल्पाधिकार बाजार है इसमें किस तरह का प्रतियोगिता रहती है। ये तो मानी हुई बात है कि मूल्य की प्रतियोगिता इसमें नहीं होगी, क्योंकि मूल्य युद्ध की घटनाओं को रोका जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि इसको कम से कम आपके सामने रखा जाए या आपके सामने कम से कम में आए। कंपनियां ये चाहती, विक्रेता ये चाहते कि इस तरह की घटनाएं कम हो। लेकिन शुरुआत होती कैसे है? कंपनियां लगातार अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखती हैं, और उससे होता यह है कि एक कंपनी अगर एक प्रोडक्ट अपने कीमत को थोड़ा कम करती है और मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो दूसरी कंपनी भी उसका उत्तर देती है। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है, आपको ए और बी दो कंपनियां दिख रही हैं। मार्केट शेयर ए का आपको लाल कलर में दिख रहा है और मार्केट शेयर बी का आपको नीले कलर में दिख रहा है। पहला जो P1 प्राइस लेवल है या कीमत का जो हमने ऊपर कीमत रखा है, वो एक जैसे ऊपर दोनों कंपनियां बेच एक ही तरह के उत्पाद रही हैं, P1 पे बेच रही हैं। अब होता यह है कि फर्म बाजार की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कीमत को कम करती है। फर्म ए की बात कर रहा हूं मैं, उसने कुछ कम किया तो उससे ये हुआ कि उसका जब जो बाजार में हिस्सेदारी कैसे बढ़ रही है, प्राइस कम हुआ तो उसकी मांग बढ़ गई बाजार में, उसके तरफ बी वाले जो कस्टमर थे वो बी जो 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 थे वो भी ए की तरफ आने लगे, तो मार्केट शेयर ए का बढ़ गया, यानी बाजार की हिस्सेदारी ए की बढ़ गई। तो बी को ये लगा कि अब हमको भी प्राइस को अपने कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट शेयर है, बाजार की हिस्सेदारी वो कम हो रही है, तो उसे खोने का डर होने लगता है। तो वो क्या करता है, वो भी अपने उत्पाद की कीमतें क्या करना कम करनी शुरू करता है, नीचे करते। ए की ए से कम कर दी उसने कीमत प्रतिक्रिया में। तो इस प्रतिक्रिया से होता यह है कि अब वापस से ए का जो बाजार है वो बी में जाने लगता है, यानी कि ए अपने फिर से कस्टमर खो के बी में जाने लगते हैं। तो ये जो चेन है ये चलती रहती है, ये जो इसको हम बोलते हैं मूल्य युद्ध, ये घटना जो है ये चलती रहती है। लेकिन दोनों ही कंपनियों को ये लगता है कि इससे हो क्या रहा है इससे जो आपका कस्टमर है उसी को फायदा होता है। आखिरी में एक निश्चित कर लिया जाता है कि इस कीमत पे ही हम बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, अपने अपने उत्पाद को, जिससे ये युद्ध की जो घटना है ये समाप्त हो जाए। मूल्य युद्ध केवल ग्राहकों को ही मदद कर रहा है, फर्मों को कोई मदद नहीं कर रहा। दोनों ही अपने प्राइस कम कर रहे हैं, अपने कीमतों को कम कर रहे हैं। डिमांड जो है, टोटल डिमांड है बाजार की, टोटल जो मांग है बाजार की, वो सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्राइस कम कर रहे हैं, इससे कंपनियों के जो प्रॉफिट यानी लाभ के जो अंश हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इससे फर्मों को कोई मदद नहीं मिलती, इससे केवल ग्राहकों को ही मदद मिल रही है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी कीमतों को स्थिर कर लीजिए और दूसरी चीजों पे, दूसरी अन्य रणनीतियों पे काम किया जाए। जैसे जैसे हम अत्यधिक आक्रामक विज्ञापन करेंगे, अपने जो उत्पाद है उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से करें, बेहतर सर्विस पैकेज देखें, यानी पैकेज की पेशकश करें, या हम ऐसा करें कि हम एक कार्टेल बना लें। कार्टेल का मतलब होता है हम 2 या 3 कंपनियां जो इसमें अल्पाधिकार बाजार में होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, और आपस में जुड़ने के बाद ये कीमत तय कर देती हैं और उसके बाद उस बाजार पे काम करती है। अभी हम कार्टेल के बारे में आगे बात करेंगे। कार्टेल किस तरह से बनता है, किस किस तरह से बनता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं
एक जो एकदम स्थायी या हम कह लें कि बेसिक मॉडल है आपका ओलिगोपोली का, यानी कि अल्पाधिकार का, जिसको हम डुओपोली कहते हैं, यानी द्वैधिकार। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी बाजार में केवल 2 खिलाड़ी काम कर रहे हैं, यानी कि 2 ही कंपनियां या 2 विक्रेता हैं। इससे होता ये है कि हमारे को ये समझने में आसानी होती है, हम समझने में आसानी होती है बाज़ार को, और उसके बाद जब ये मॉडल जब हम पूरी तरह से बना लेते हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ फर्में बढ़ा के ये व्याख्या कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा फर्में होंगी, तो उन फर्मों पर क्या असर होगा, या किसका कितना मार्केट शेयर कितना होगा, माँग बाज़ार की किस तरफ जा रही होगी, ये हम तय कर लेते हैं। तो आप 2 स्थितियों को समझिए कि अगर हम द्वैधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक कार्नोट का मॉडल है, स्टैकेलबर्ग का मॉडल है, और स्वीजी ने इन जैसे जो कुछ अर्थशास्त्री थे, इन्होंने फर्मों के संतुलन की व्याख्या करने के लिए कोशिश की। और ये क्या करता है, ये थोड़ा-सा अपने विश्लेषण को थोड़ा सरल कर देता है कि आपका जो आने वाला डिमांड है बाज़ार की और उस प्राइस है, इन दोनों का जो वक्र है वो किस तरफ जाएगा, यानी कि जो जो आपका डिमांड कर्व है, वो किस तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम द्वैधिकार के बेस पे कीमतों के और आउटपुट के बारे में बात करते हैं, और इसका एक मॉडल कोशिश करते हैं कि एक संतुलित कीमत हमको मिल जाए, और उसके हिसाब से हम उत्पादन का निर्धारण कर लें। जो फर्म की मांग वक्र है और इससे राजस्व जो राजस्व वक्र है, दोनों ही निर्धारित आती हैं, यानी कि रेवेन्यू का जो आपका ग्राफ बनेगा, या डिमांड का यानी का मांग का जो ग्राफ बनेगा, वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो हम जो बाजार में कीमत की कठोरता है उसको तय करते हैं, और जो मूल्य युद्ध चल रहा होता है, यानी कि प्राइस वॉर चल रहा होता है कंपनियों के बीच में, वो प्राइस वॉर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको 2 स्थितियां समझा रहे हैं द्वैधिकार के द्वारा, कि एक स्थिति वो है जब हमारे पास बाजार में केवल 2 कंपनियां हैं या 2 फर्में हैं, और उनका आपस में किसी तरह का कोई लिंकेज नहीं है, यानी काम तो कर रहे हैं बाजार में, एक दूसरे के ऊपर परस्पर तरीके से निर्भर भी हैं, लेकिन आपस में जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। दोनों कंपनियां एक दूसरे के कामों को देख के अपना जो रणनीति है उसको निर्धारित कर रही है कि हमको अपना जो उत्पादन है वो कहाँ पे रखना है, हमको अपना जो विज्ञापन का खर्चा है वो कितना रखना है, ये सारी बातें दूसरे को देख के डिसाइड कर रहे हैं। पहला हम क्रूनो का जो हमने आपको डुओपोली का मॉडल बताया है, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं कि उस मॉडल में हम क्या करते हैं। पहले तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हम समझ लें कि इसमें क्या-क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि इस डुओपोली मॉडल में क्या होता है। सबसे पहला यह है कि 2 स्वतंत्र फर्में या विक्रेता हैं जो एक तरह की वस्तुएं बाजार में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों अलग-अलग बेच रहे हैं, एक जैसे ही जो उत्पाद है, वो बाजार में बेच रहे हैं, और जो सीमांत लागत है वो शून्य है, उत्पादन की लागत भी शून्य, ये मान के चल रहे हैं। दोनों फर्में या विक्रेता एक सरल रेखा, यानी कि जो इनका मांग का वक्र आएगा वो एक सीधी रेखा पे आ रहा है, जैसा कि आपको ग्राफ में भी दिख रहा है दाईं तरफ। DD1 जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक सीधी रेखा का डिमांड यानी मांग वक्र आ रहा है, और इसकी जो ढाल है वो भी नेगेटिव है, यानी कि ई जो है वो -1 है, जो E-1 दिख रहा है यहाँ पे। प्रत्येक फर्म ये मानते हुए कि उसकी प्रतिद्वंदी अपना उत्पादन परिवर्तन नहीं करेगा, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने उत्पादन स्तर का निर्धारण करती है। हम प्राइस यानी कीमत की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उत्पादन की बात कर रहे हैं कि हमारा उत्पादन कितना होना चाहिए, और ये उत्पादन हम कैसे तय कर रहे हैं, अपने जो हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको देखते हुए ये तय कर रहे हैं कि हमारा उत्पादन कितना रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में उत्पादक अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करने में अपने क्रियाओं या परिवर्तन के प्रति अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यानी कि हम ये बहुत नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, हम अपने जो प्रॉफिट लेवल है यानी कि लाभांश है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं इस थोड़ा सा ये जो आपके सामने मैंने वक्र रखा है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपने एक डिमांड कर्व इसमें जो आपको दिख रहा है DD1,
ये आपको E-1 सीधी रेखा में दिख रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत राजस्व का अगर हम ग्राफ देखें तो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है DA। DA अगर आपको दिख रही है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है आपको पता है, जहाँ पे MR और MC इक्वल होते हैं, और यहाँ पे हम शून्य मान के चल रहे हैं। तो DA आपको डॉटेड लाइन से ग्राफ दिख रहा है। जब ये आया तो यहाँ पे काटती हुई हमने एक लाइन खींच रहे हैं, तो हमारा जो P का लेवल है M आपको जो इक्विलिब्रियम दिख रहा है E पॉइंट, वहां से इसको हमने जोड़ा और P प्राइस तय हुआ कि हम P प्राइस पे अपने उत्पाद को बाजार में बेचेंगे। तो आप अगर OA देखें, OA ये कह रहा है कि जो आपकी पहली फर्म है वो पहली फर्म OA का लाभांश बाजार में ले रही है, या कह लें कि इतना उत्पादन वो बाजार में कर रही, OA जो आपका तय हुआ है। अब आती है दूसरी फर्म, जब आपकी दूसरी फर्म मार्केट में एंटर हुई तो जो MA है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, हम इस MA लाइन को अब हम मानते हैं कि यहाँ से वो अपना कार्य शुरू करेगी दूसरी फर्म। तो अगर हम डिमांड लाइन देखें, डिमांड लाइन सेम है MD1, तो इसका जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का डॉटेड लाइन है वो आपको B पे कटता दिख रहा है। B पे कटा दिखा तो अगर हम इससे सीधी लाइन ऊपर खींचे, N पे मिल रही है और इस पे जो प्राइस लेवल तय हो रहा है यानी कि कीमत तय हो रही है वो P1 तय हो रही है। और AB जो है ये आपका जो दूसरी कंपनी है ये उसका उत्पादन तय हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार में एक कंपनी OA उत्पाद कर रही है और दूसरी कंपनी AB उत्पादन कर रही है। बाजार में अगर हम मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो यानी कि एक कंपनी का जो टोटल OD1 होना चाहिए, टोटल डिमांड मार्केट की है, बाजार की जो टोटल मांग है OD1 है, जिसमें से OA डिमांड जो है वो किसकी है, आपकी कंपनी एक की है, और AB डिमांड को जो है वो कंपनी B की है। अब इसको जरा हम इससे भाग का निर्धारण करते हैं। अवधि अलग अलग ले रहे हैं, मैं ABCD अलग अलग टाइम समय पे ले रहे हैं। A विक्रेता है और B विक्रेता है। तो जैसा आपको A अवधि में दिख रहा है कि पहला जो ग्राहक, पहली जो कंपनी आई, पहला जो सेलर आया, उसने एक मार्केट का आधा भाग ले लिया और आधा भाग छोड़ दिया, जो आधा भाग खाली छूटा हुआ है जिसमें हम डिमांड, हमारे उस उत्पाद की डिमांड तय हो रही है, यानी कि पूरी OD डिमांड का आधा डिमांड जो है वो A विक्रेता ने पूरी की शुरुआत में। फिर जब दूसरा विक्रेता A आया तो वो क्या करेगा, जो आधी बची हुई बाजार है यानी कि हाफ बाजार, आधी बाजार बची हुई है, उसका आधा B विक्रेता ने काम करना शुरू किया, तो 1/4 आपको मिल गया। फिर हुआ ये कि जो A विक्रेता था वो आधा बाजार उसने जो बना रखा है उसके हिसाब से उसने अपनी कीमतें OP, जैसे अभी पिछले वाले ग्राफ में दिख रहा है, OP उसने तय कर रखी हैं, और दूसरे वाले ने जो आधे का भी आधा 1/4 लिया उसमें उसने तय कर रखी कि वो OP1 पे काम कर रहा है। अब जब दूसरी स्थिति, जब हम आगे बढ़े तो B विक्रेता ने सोचा कि हम अपने उस बाजार को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन बाकी है बाजार में। उस बाजार को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, B विक्रेता वो कुछ ना कुछ डिमांड, मार्केट की डिमांड को कैप्चर करने, यानी मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको लेने की कोशिश करेगा कि अगर ये ग्राहक हमारे पास आ जाए तो हमारा जो लाभांश है वो बढ़ जाएगा। तो A विक्रेता उस केस में क्या करेगा, जो बची हुई बाजार है उसका आधा फिर से वो लेने शुरू करेगा, यानी कि B स्थिति में 1/4 उसने ले लिया है, और एक तरह से देखा जाए और 1/4 का आधा जो बाजार है यानी कि 3/8, अब वो A विक्रेता क्या करेगा, कुछ अपने जो प्राइस है उनको डाउन करके डिमांड को कम करेगा, उत्पादन को कुछ कम करेगा, उत्पादन को कुछ कम करेगा, ताकि क्योंकि अब B विक्रेता भी बाजार में आ गया है और वो एक नीचे वाले प्राइस पे बेच रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिख रहा होगा, जो B विक्रेता है वो OP1 पे बेच रहा है और जो A विक्रेता है वो OP पे बेच रहा है, यानी कि OP ज्यादा है और OP कम है। तो जब B है वो कम पे बेच रहा है तो इसका मतलब वो P क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी फर्म में अपने आप को एडजस्ट करेगा कि हम थोड़ा सा उत्पादन कम कर लें अपना, ताकि हम जो जो लाभांश है उसको ठीक कर सकें।
तो वो क्या करेगा, वो 1 में से आधा 1/4 माइनस किया, उस आधा बाजार को फिर से 3/8 आपको दिख रहा होगा बी स्थिति में ए विक्रेता का, वहां पे लेगा। और अब जो बची हुई बाजार है, फिर से बी विक्रेता चाहेगा कि हम अपने लेवल को थोड़ा और एडजस्ट करें। ये हो क्या रहा है, आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि जो आपका विक्रेता ए है वो ओपी प्राइस पे बेच रहा था और जो विक्रेता बी है वो OP1 पे बेच रहा था। तो इसका मतलब ये है कि विक्रेता ए ओपी ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, OP1 कम प्राइस पे बेच रहा है। टी क्या करेगा, मार्केट को एडजस्ट करने के लिए, अपने पास लेने के लिए OP1 का लेवल कुछ कम, ओपी जो ए विक्रेता है वो ओपी का लेवल कुछ कम करने की कोशिश करेगा, और जो बी है वो ज्यादा उत्पादन अपना बढ़ाने की कोशिश में क्या करेगा, P1 से P2 की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से आपको दिख रहा है कि वो बची हुई 3/8 मार्केट को जो है उसमें से एक माइनस सी किया तो बची हुई बाजार आपको मिल गई, उसका आधा शेयर फिर से बी विक्रेता लेना शुरू करेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये लगातार चल रहा है, और ये लगातार चलते चलते आपको दिख रहा है कि बी स्थिति, सी स्थिति, डी स्थिति और एन स्थिति तक हम जा रहे हैं। ए का जो उत्पादन है वो तो उत्तरोत्तर घट रहा है, और जो बी का उत्पादन है वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसको हम इस तरह से भी समझें कि पहले ए का मार्केट शेयर हाफ था मार्केट का, और बी जब मार्केट में आया तो उसका 1/4 था। अब क्या हुआ, ए का जो मार्केट शेयर वो हाफ से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, और बी का 1/4 से यानी 25% से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ए और बी को एक संतुलन मिल जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए कि संतुलित उत्पादन कितना होगा। तो होगा ये कि जब दो कंपनियां हैं बाजार में तो वो इक्विलिब्रियम उनको कहाँ मिलेगा, जब दोनों 1/3 और 1/3 के लेवल पे पहुंच जाएं, और बाकी का जो 1/3 है वो मार्केट के अधीन रहेगा, यानी बाजार के अधीन रहेगा, वो खाली रहता है, और उसी के हिसाब से जो उत्पादन की जो आपकी कीमत है वो तय होती है। तो क्रूनो ने यही बताया कि ये तब तक चलता रहता है, ये स्थिति, जब तक हम एक ऐसी स्थिति में न पहुंचे कि तीन पूरे बाजार के 3 शेयर हो जाएं। जब दो कंपनियां हैं तो पूरा बाजार 3 भागों में बढ़ जाए, एक भाग ए के पास होगा, एक भाग बी के पास होगा, और तीसरा भाग खाली रहता है जो बाजार के अधीन रहता है, जिससे आपकी कीमतें तय होती रहती हैं और बाजार ही कीमत तय करता रहता है। तो ये मैंने एक छोटा सा इसमें फॉर्मूला आपके सामने शो किया है, दिखाया है कि कुल उत्पादन अगर देखा जाए तो कितना होगा, n/n+1। ये ओबी जो है ये पूरी बाजार है, तो ये आपकी कुल उत्पादन है। और अगर हम प्रत्येक फर्म का उत्पादन जानना चाहें तो इसका मतलब 1/n+1, यानी कि अभी हमने आपके सामने 2 फर्में ली थी, तो इसका मतलब एक फर्म का उत्पादन हो गया 1/3 ओबी, यानी कि पूरे ओबी पूरी बाजार है, और 1/3 आ गया पूरी बाजार का जो प्रत्येक फर्म का उत्पादन है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 फर्म हो जाती हैं तो 5 फर्म का मतलब 1/6 हो जाएगा, 5+1। तो पूरी बाजार का 1/6 हर एक फर्म के पास रहेगा, और 1/6 भाग खाली रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला क्रूनो ने अपने अपने इस मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी। अब हम एक और मॉडल पे जाते हैं जिसको हम स्टैकेलबर्ग का मॉडल कहते हैं। जर्मन अर्थशास्त्री थे एचपी स्टैकेलबर्ग, उनके द्वारा ये विकसित किया गया था। कर्नॉट का मॉडल था का ही थोड़ा सा ये विस्तार है। अब फर्मों में से एक, ये मान के चलते हैं स्टैकेलबर्ग मॉडल में कि एक फर्म इसमें आपकी अगुआ होगी, फर्म अगुआ यानी कि लीड कर रही होगी, लीडर होगी, अगुआ फर्म होगी, और दूसरी जो फर्म होगी, 2 फर्में हम यहाँ भी मान के चल रहे हैं, दूसरी जो फर्म होगी वो उसकी अनुयायी होगी, यानी कि उसी को फॉलो करेगी, तो वो फॉलोअर होगी। तो इसमें जैसा एक फर्म करेगी वो उत्पादन तय कर देगी कि इतना उत्पादन हम करेंगे, तो बचा हुआ उत्पादन दूसरी फर्म को ही मिलेगा। तो एक बड़ी कंपनी होगी, एक छोटी कंपनी होगी। इस प्रकार क्या होता है कि जो जो बड़ी कंपनी होती है वो एकाधिकारवादी हो जाती है, और प्रतिद्वंदी फर्म अनुयायी के रूप में यानी उसके फॉलोअर के रूप में काम करती है। लेकिन ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि बाजार में कौन सी फर्म आगे चल रही है यानी लीड कर रही है, और कौन सी अनुयायी कर रही है उसकी। अब हम आपके सामने इसका एक मॉडल आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले आपको इस कर्व को दिखाएं, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों के उत्पादन दिख रहे होंगे, फर्म ए और फर्म बी के। अब आपको हम ये रिएक्शन कर्व दिखा रहे हैं, जो जो आर ए कर्व दिख रहा है, ये फर्म बी से फर्म ए की तरफ है,
है ना, ए का, फर्म ए का रिएक्शन फंक्शन है। और दूसरा ये रेड कलर से जो आपको जो लाल कलर में दिख रहा है, ये फर्म बी का रिएक्शन फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिफरेंस कर्व, आपने इंडिफरेंस कर्व यानी आइसोकोन कर्व पहले से पढ़ रखे हैं पुरानी क्लासेस में, तो मैं उस पर नहीं जा रहा कि रिएक्शन कैसे तय होता है। सबसे पहले आप ए का रिएक्शन बी को देख के कर रहे हैं। हम पहले अगर ए बाजार में आई है तो वो बी को देख के अपना रिएक्शन तय करेगी कि हम अपने उत्पादन कहाँ पे रखें, अपने उत्पादन को कहाँ, क्योंकि कीमतें उनके हाथ में नहीं है, उत्पादन के ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पे, आपको आर ए के रिएक्शन कर्व दिख रहे होंगे जो बी को देख के बनाए गए हैं डिफरेंस आइसोकर्व। तो इसमें आपको दो कर्व दिख रहे हैं जो दो स्थितियों में है। एक आपका आरबी लाइन के ऊपर से जा रहा है और एक मिनिमम पे आ रहा है, यानी टच कर रहा है ए, स्मॉल ए पे टच कर रहा है। तो ये स्मॉल ए वो पॉइंट है जहां पे मिनिमम लेवल तय हो रहा है आइसोकॉन्ट का। ये आइसोकॉन्ट का वो लेवल है जहां पे जो फर्म ए है वो अपना उत्पादन तय करती है कि हमें इतना उत्पादन करना है, और वहीं एक्स बी लेवल आपको जो दिख रहा है वो फर्म बी का, यानी कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्म ए है वो लीड कर रही है, यानी कि वो अगुआ फर्म है, और जो बी है वो उसकी अनुयायी है। लेकिन इसका अगर हम अपोजिट देखें, अपोजिट के केस में भी यही होगा। आप रिएक्शन कर्व देखिए किसके, बी, ये बी के रिएक्शन कर्व देखिए ए को, यानी कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि बी फर्म पहले आई है और ए फर्म बाद में आई है। तो वो क्या कर रही है, उसने ए के हिसाब से अपना रिएक्शन तय किया, और जो आइसोकॉन कर्व आपको दिख रहे हैं वो एकदम मिनिमम लेवल स्मॉल बी पे आपको मिल गए। ये स्मॉल बी पे जब मिल गए तो एक्स बी जो डैश आपको दिख रहा है, एक्स बी डैश, वो लेवल है, वो उत्पादन का स्तर है, वो बी का है। और उसी के हिसाब से फिर ए, अगर ए फर्म आपकी अनुयायी फर्म होगी तो वो उसका उत्पादन वहां पे तय होगा, नहीं एक्स डैश ए को उतना उत्पादन करना है बाजार के अंदर। इसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो ई दिख रहा है ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे एडजस्ट करते करते कंपनियां पहुंची। जैसे हम कुर्नो के मॉडल में बात कर रहे थे कि 1/3 मॉडल तक पहुंच गया, तो ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे एक दूसरे के रिएक्शन पे काम करते करते कंपनियां एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती हैं। तो ई जो है वो कुर्नो का मॉडल का संतुलन बिंदु है। एक तीसरा मॉडल हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंपनियां अलग अलग काम कर रही हैं। तो पॉल सूजी ने 1939 में मूल्य स्थिरता के लिए, मूल्य की कठोरता की व्याख्या करने के लिए आपका एक किंग डिमांड कर्व दिया था, और काफी विशेष है ये विकुंजन मांग मॉडल, किंग डिमांड कर्व कहते हैं इसको। पहले इसकी थोड़ा सा मान्यताओं को समझ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे हम उन फर्म, दो फर्मों की बात कर रहे हैं, या दो से ज्यादा फर्में भी हो सकती हैं, कंपनियां भी हो सकती हैं। मान्यता यह है कि यदि एक फर्म अपनी कीमत को घटाएगी, अपने अपने उत्पादन की कीमत को घटाती है, या अपने उत्पाद की कीमत को घटाती है, तो दूसरा भी ऐसे ही करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम अपना जो कस्टमर है या ग्राहक है उसको खो देंगे। तो इस डर से वो क्या करेंगे, वो भी अपना घटाएंगे कीमत। तो इससे क्या होगा, जो जो मांग कर बनेगा वो इलास्टिक हो जाएगा, ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कीमत, शुरू में तो लाभ होगा, जैसे आप कीमतों को घटा रहे हैं तो इससे क्या होगा, शुरुआत में तो लाभ होगा, लेकिन जब एक एक लेवल ऐसा पहुंचेगा जब उन्हें लगेगा कि आप इससे नीचे नहीं आ सकते, इससे नीचे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आपके यानी लाभांश कम होने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनियां एक लेवल तक ही अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को, यानी कि उत्पाद की कीमतों को घटाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं, ये नीचे नहीं चलेगा। तो जब हम और नीचे आएंगे तो जो आपका नीचे का कर्व होगा वो थोड़ा सा बेलोजदार हो जाएगा, यानी कि इनइलास्टिक हो जाएगा। अब इसका अगर हम अपोजिट देखें, ऊपर इसका बिल्कुल उल्टा देखें कि अगर एक फर्म अपनी कीमत को बढ़ाती है, यानी कि वो चाह रही कि हम मार्केट में ज़्यादा लाभांश कमाएं, तो वो क्या करेगी, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अपनी अगर मार्जिनल कॉस्ट उनकी ज़्यादा है तो कहेंगे हम ज़्यादा लाभांश कमाने के लिए हम अपने प्राइस को बढ़ाएंगे। तो दूसरी कंपनियां जो सेम तरह का एक जैसा उत्पाद बना रही हैं वो अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव शुरू हो जाएगा। जो जो ग्राहक सेम तरह का उत्पाद
कम कीमत में कहीं और मिल रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा और वहां से वो उत्पाद खरीदने लगेगा। तो जो कंपनी पहली वाली है जिसने जिसने अपना मूल्य में वृद्धि कर दी है, वो मूल्य तय नहीं हो पाएगा। वो मूल्य मतलब मूल्य वो जो वृद्धि कर दी, वो क्या करेगा, वो अपने लाभांश को कमाने के चक्कर में तो उसने प्राइस बढ़ाया, लेकिन दूसरे लोग कम नहीं करेंगे, दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, यानी कीमत नहीं बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो बड़ी संख्या में अपने ग्राहक खोने लगेगी कंपनी, प्रतिद्वंदी वो वाली कंपनी। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तो कोई बढ़ाता नहीं है, कमी करने की तरफ देखता है। तो इस प्रकार क्या है कि ओलिगोपोली फर्म की कीमत में गिरावट के मामले में अधिकतर आपको लोचदार कर मिलेगा, और मूल्य वृद्धि के मामले में अत्यधिक लोचदार कर मिलेगा। ठीक है ना। तो सीमांत लागत वक्र हमेशा एमआर वक्र को उस क्षेत्र में काटता है जहां पे एमआर बंद हो जाता है। अब इसका हम जरा ग्राफ देखते हैं, तो आप ग्राफ से समझिए कि जो ये विकुंचित मांग कर्व मॉडल है, इसमें क्या होता है। जैसे आपको डी और स्मॉल ई दिख रहा है, ये लेवल वो है जब कंपनी अपने उत्पाद की कीमत को घटा रही है, और उत्पाद की कीमत को घटाते हुए मांग थोड़ी सी स्थिर बनी हुई है, यानी कि बाकी कंपनियां भी बाजार में अपनी कीमतों को घटा रही हैं उसी के हिसाब से, और उसके हिसाब से आपको जो ऊपर का कर्व मिल रहा है वो थोड़ा सा इलास्टिक कर्व मिल रहा है, यानी कि लोचदार कर्व मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कि एक एक लेवल तक आने के बाद आपको ई और डी वाला जो कर्व आप देखिए, तो वो थोड़ा सा इन इलास्टिक हो गया है, थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट हो गया है, थोड़ा झुक गया है। इससे ये क्यों हो रहा है कि एक स्थिति, यानी पी जीरो जो आपको कर्व दिख रहा है, अगर इसका हम कर्व देखें तो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो दिख रहा है आपको डी ए, जो मार्जिनल रेवेन्यू डी ए दिख रहा है आपको पहले वाला, यानी कि डी जब डिमांड थी तब जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व था वो डी ए, स्मॉल डी और कैपिटल ए जो आपको दिख रही लाइन, वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। लेकिन जैसे ही ई डी पे आता है, यानी कि आप किंग के नीचे आए, ये जो ई पॉइंट है ये किंग कहलाता है, यानी कि विकुंचित स्थिति कहलाती है, जहाँ पे कर्व नीचे आने लगता है, बेलोजदार होने लगता है। अब आपकी कंपनियां जो है MC1, MC2, MC0, ये मार्जिनल कॉस्ट के कर्व हैं, जहां पे AR को काट रहे हैं। यही एक ऐसा लेवल है जहां पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो यानी कि X0 जो आपको जो जो उत्पादन आपको दिख रहा है, X0, यहाँ पे तय हुआ कि P0 प्राइस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, बाजार में बेचेगी। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसके एवरेज कॉस्ट को, अभी इसमें एवरेज कॉस्ट का कर्व नहीं दिख रहा है, तो उससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन दिखते हैं हमको। तो प्रॉफिट मार्जिन से हम ये समझ नहीं पाते कि किस कंपनी का कितना प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि लाभांश बाजार से मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक बेसिकली गुत्थी सी विकसित हो रही है मार्जिनल कॉस्ट की, अलग अलग कंपनियों की। तो हर कंपनी मौजूदा कीमत पर मार्केट में टिकट रहने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता कि हमको P0 प्राइस पे ही टिके रहना है, और वर्तमान कीमत पर वक्र में गुप्ती विकसित हो जाती है। मांग कर्व किंग के ऊपर अत्यधिक लोचदार आपको दिख रहा है, और किंग के जो नीचे वो कम लोचदार दिख रहा है। इसी वजह से आपको ई पे जो एक किंग दिख रहा है, यानी कि जो झुकाव दिख रहा है, वो आपको वहां पे दिख रहा है। अब हम बात करते हैं उन स्थितियों की जहां पे हम कार्टेल की बात करें और कोल्यूसिव ओलिगोपोली की बात करें। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि सारी कंपनियां अलग अलग काम कर रही हैं और एक दूसरे से की कीमत का निर्धारण बाजार पे छोड़ रखा है, बाजार तय कर रहा है, हम केवल अपनी उत्पादन को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कब तक चलेगी? ऐसी स्थिति के से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, वो कार्टेल बना लेती हैं। कार्टेल का मतलब होता है कि थोड़ा सा चतुराई से काम करना। आप क्या करिए, आप जितनी भी 4-5 कंपनियां हैं बाजार में, वो आपस में जुड़ जाइए और एक कीमत पे बेचने के लिए सहमत हो जाइए। इससे होता ये है कि अब बाजार में एक मोनोपोली की तरह काम करेंगे, यानी कि आप ही निर्यात कर रहे हैं, आप ही उत्पाद कर रहे हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का, और भाई आपका ग्राहक जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो उन्हीं से खरीदेगा, जिस कीमत पे बेचेंगे उसी से खरीदेगा। तो आपकी एक कीमत बाजार में तय हो गई और आप क्या करिए उनसे खरीदिए। जैसे इसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, ओपेक का। तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं ये सारे। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल है, कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं ये सारे देश।
क्या इन्होंने क्या है, कार्टेल बना रखा है और एक ही कीमत पे इन्होंने बाजार में कीमत तय कर दी कि इतने पे ही कच्चे तेल बेचा जाएगा, तो जो इंटरनेशनल प्राइस होगा उसी पे ही कच्चा तेल बाजार में बेचा जाएगा। तो कोई भी कंपनी अब कार्टेल बनने से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आपको अपने लाभांश का ज़्यादा हिस्सा बाजार में मिल रहा है, लेकिन इसमें कमी ये है कि कभी कोई एक ऐसा बीच में प्लेयर आया, खिलाड़ी आया, जिसको लगा कि हम कार्टेल में जो भी हमारे एग्रीमेंट किए गए हैं, उस एग्रीमेंट से या किसी क्लॉज से हम सहमत नहीं है, तो तुरंत बाहर जाता है बाजार से। तो जब वो बाहर जाता है तो कार्टेल ब्रेक हो जाता है। तो उस केस में उस स्थिति में भी क्या होता है, फिर हम वही पुराने वाले मॉडल पे जाने लगते हैं जो भी हमने अभी अभी तक पढ़े हैं आपको। तो कार्टेल बहुत लंबा नहीं चल पाता है। जैसे आज की डेट में हम बात करें, रशिया इस समय उस ओपेक से अलग हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अलग बेच रहा है तेल और बाकी दुनिया अलग बेच रही, तो दोनों की कीमतों में आपको अंतर बाजार में दिखाई दे रहा होगा। तो ये उसी का एक तरीका रीजन है। अब हम बात करते हैं कार्टेल यानी कि कोलिजिव ओलिगोपोली के कुछ प्रकार की। दो तरह से है, एक तो है संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण मॉडल और एक कोटा सिस्टम बाजार है। संयुक्त लाभ का मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और कोटा सिस्टम में हम कोटा डिसाइड कर देते हैं। इन दोनों मॉडलों को हम एक थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ते हैं। जब हम संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण मॉडल पे जा रहे हैं, तो आप मैं सीधे ग्राफ पे आ रहा हूँ। इसमें क्या है, कार्टेल कैसे बनाया जाता है, कई कंपनियां आपस में मिलके एक एजेंसी को सारा अधिकार दे देती हैं, और ये एजेंसी क्या करती है, कीमत तय करती है और मार्केट का कितना उत्पादन किस किस कंपनी को करना है ये तय करती है। तो इससे सारी कंपनियां संतुष्ट होती हैं कि हाँ भाई, हमको इतना प्राइस मिल रहा है, इतनी कीमत मिल रही, तो हमारा लाभांश अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, अलग फर्म ए और फर्म बी दिख रही है, और तीसरा जो ग्राफ दिख रहा है वो पूरी इंडस्ट्री का यानी कि पूरी उद्योग का है। आपको मार्जिनल कर्व दिख रहा है, मार्जिनल कॉस्ट दिख रही है पूरे कर्व की, डी कैपिटल डी। पहले मैं आपको उद्योग वाले कर्व की बात कर रहा हूँ, उसमें आइएगा ग्राफ पे। कैपिटल डी जो कर्व आपको डिमांड कर्व दिख रहा है, उसके बाद एम आर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व दिख रहा है, यहाँ से आपको मार्जिनल कॉस्ट काट रही है, तो इस पे आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो ये अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पी का जो प्राइस लेवल है वो दिख रहा है। अब क्या है, ये कीमत तय हो गई इंडस्ट्री के थ्रू, अब सारी फर्मों को इसी कीमत पे बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचना है, ये एजेंसी ने तय कर दिया। अब क्या कर रहा है, अगर इसका आप प्राइस लेवल देखिए तो तीनों ग्राफों ए और बी में एक ही लेवल पे दिखाया गया है, लेकिन अब कंपनी की उत्पादन क्षमता अलग अलग हो सकती है, तो आपकी ये मानी हुई बात है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग कंपनियों की होगी वो अलग अलग होगी, एवरेज कॉस्ट जो होगी वो भी अलग अलग होगी। तो आपको जैसे फर्म ए का एवरेज कॉस्ट AC1 ग्राफ दिख रहा है, और जो AC2 ग्राफ है वो फर्म बी का दिख रहा है, तो वहां पे आपको प्राइस लेवल दिख रहे हैं, स्मॉल बी और स्मॉल ए। तो अगर आप PCA स्मॉल बी देखें फर्म ए के लिए, ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आयात बन रहा है, ये बेसिकली ये प्रॉफिट मार्जिन शो कर रहा है फर्म ए का, और फर्म बी का प्रॉफिट मार्जिन A1 B1 C1 और P जो लेवल है ये तय कर रहा है। तो ये जो आपको अलग अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब ए का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है, बी का प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है। ये मानी हुई बात है कि आपका जो प्रॉफिट लेवल है, मार्जिनल कॉस्ट का जो एवरेज कॉस्ट है वो फर्म बी की ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट फर्म ए की कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे फर्म ए के। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो एजेंसी है ये सारे प्रॉफिट को एक जगह रखती है, और उसके बाद इन कंपनियों के बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं। ये अग्रीमेंट ये तय करते हैं कि किस जो प्रॉफिट है वो इक्वल शेयर करना है या मार्जिनल कॉस्ट, ये जैसा भी वो केंद्रीय प्रशासक एजेंसी जो भी सेंट्रल एजेंसी होती है जैसा वो तय करती है उसके हिसाब से दे दिया जाता है। अब हम कोटा सिस्टम बाजार की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, बाजार के बंटवारे का एक तरीका है, प्रत्येक फर्म का बाजार में कोटा निर्धारित किया जाता है कि सभी फर्म कितना कितना कोटा बाजार में कितना कितना उत्पादन करेंगी और कितना कितना बाजार में बेचेंगी। प्राइस लेवल एक तय हो जाता है कि इसी प्राइस पे, वो कार्टेल ही तय करता है कि इस प्राइस पे बाजार में रखा जाएगा। तो क्या होगा, इससे एकाधिकार जो है वो समाधान प्राप्त हो जाता है कि हमको एक 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 प्राइस लेवल पे प्रोडक्ट बाजार में बेचना है। जैसे इसमें भी आपको तीन ग्राफ दिख रहे हैं, फर्म एक, फर्म बी, दूसरी फर्म और तीसरी फर्म।
जो उद्योग की फर्म है उसमें देखिए आपको मार्जिनल कॉल जो दिख रही है MC1 और MC2, यानी कि यहाँ पे दोनों की जो जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है इंडस्ट्री की, वो MC1 और MC2 है। जो आपको कर्व दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, वो एक दिख रहा है, यानी कि जो जो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को आपको काटता हुआ दिख रहा है, वहां पे आपकी तय हुई। तो इसका मतलब P0 जो लेवल है, OP0, ये प्राइस का लेवल तय हो गया उद्योग का। अब यही प्राइस का लेवल फर्म ए के लिए भी होगा, फर्म बी के लिए भी होगा। मार्जिनल कॉस्ट हम कोटा सिस्टम बाजार में मान के चलते हैं कि एक ही जैसी है दोनों की। तो यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, तो आपको बेसिकली यहाँ OX1 और OX2 जो उत्पाद लेवल दिख रहे हैं, उत्पादन लेवल दिख रहे हैं, ये पूरी बाजार को हमने दो इक्वल भागों में बांट दिया है। तो आधा आधा बेच रही, दोनों बाजार क्या कर रहे हैं, वो आधा आधा बेच रहे हैं। तो हमने कोटा डिसाइड कर दिया है कि आप इस बाजार में बेचिए, आप इस बाजार में बेचिए। कोटा भी उनके सामने रख दिया कि इतना इतना कोटा आपको बेचना है। तो 50-50% नहीं, आधा आधा दोनों की कीमतें भी तय है। तो ये कोटा सिस्टम बाजार का बंटवारा मॉडल है हमारे पास कुछ। अब हम बात करते हैं कीमत नेतृत्व मॉडल की, कि हम बाजार में अगर हमें कीमत तय करनी है तो बाजार में कीमतें यानी प्राइस लीडरशिप कैसे रखनी है, यानी कि कौन तय करेगा कि बाजार में कितनी कीमत होगी। उसके लिए कुछ अलग अलग मॉडल हैं, जैसे एक निम्न लागत कीमत नेतृत्व मॉडल है, प्रधान फर्म कीमत नेतृत्व मॉडल है, बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व मॉडल। ये 3 मॉडल हैं जिनके बारे में हम अलग अलग विवेचना करेंगे। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं निम्न लागत कीमत नेतृत्व मॉडल की। तो इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल के अंतर्गत कम लागत होने के कारण एक अल्पाधिकारी कंपनी यानी ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म होती है, वो कम कीमत निर्धारित करती है और उद्योग जो अन्य फर्मों के लिए नेता बन जाती है। अब हम अगर एक कंपनी चला रहे हैं और हम बहुत कम लागत पे बाजार में कम प्राइस पे यानी कि कीमत पे बाजार में अपना उत्पाद बेच रहे हैं, तो जो बाकी फर्में हैं जो एक जैसा उत्पादन कर रही हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं, वो भी बाध्य हो जाएंगी कि उसी प्राइस पे बेचें, नहीं तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो छोटी कॉस्ट कम कॉस्ट पे या कम कीमत पे जो जो हमने तय कर दिया, यानी कम लागत पे लगा रहे हैं, यानी कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, मार्जिन कॉस्ट है, वो कम आ रही है, उतने पे वो मॉडल हमने तैयार कर दिया पूरे बाजार के लिए कि ये मॉडल है, आपको ये बाजार का मॉडल फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम इसके मॉडल की आगे चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही है दो या दो से ज्यादा फर्में, दोनों फर्मों की लागत में भिन्नता है। अब लागत तो भिन्न होगी, हम हो सकता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है, पैकेजिंग की वजह से हो सकती है, हमारे डिफरेंशिएटेड यानी विभेदीकृत उत्पादों की वजह से हो सकती है। मार्जिन जो दोनों फर्में हैं एक समान मांग वक्र का सामना कर रही हैं, पूरी बाजार की मांग एक ही जैसी है, तो दोनों फर्में क्या करेंगी, एक जैसी बाजार एक ही जैसी उसका फर्मों का बाजार मांग का सामना कर रही है। अर्थात दोनों फर्मों का जो बाजार मांग में बराबर हिस्सा, यानी कि हाँ, पांच अगर 4 फर्में हैं तो 25-25% का मार्केट शेयर चारों का है, तो एक ही तरह से हम तय करें। लेकिन उसकी कीमत कौन तय कर रहा है, कीमत जो सबसे कम लागत पे बना रहा है वो तय कर रहा है। तो इसका मतलब उसको हम नेता मान लेंगे जो सबसे कम लागत पे उसी का उस समान प्रोडक्ट का या उस वस्तुओं का उत्पादन बाजार के लिए कर रहा है। तो इस तरह से निम्न लागत कीमत नेतृत्व मॉडल हम उन्हीं कंपनियों के लिए कह रहे हैं, उन्हीं विक्रेताओं के लिए कह रहे हैं, उन्हीं के वही लोग फॉलो करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे प्राइस में या छोटी छोटी कीमतों पे आप उत्पादन कर रहे हैं और कम प्राइस पे भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यानी कि उत्पादन को बाजार में बेच रहे हैं। तो ऐसा निम्न लागत कीमत नेतृत्व मॉडल में हम फॉलो करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रधान फर्म कीमत नेतृत्व मॉडल। अब इसमें क्या इसका इसका आपको थोड़ा सा मैं वो बताऊं कि ये किस समय पे फॉलो किया जाता है। प्रधान फर्म का मतलब ये है कि बाजार में कई सारी फर्में काम कर रही हैं, जिसमें से एक फर्म ऐसी है जिसका मार्केट शेयर यानी बाजार में हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। तो वो एक तरह से क्या किया था, जब बड़ी फर्म है तो उसके पास R&D की भी कैपेसिटी है, पैकेजिंग है, टेक्नोलॉजी भी है, तो वो क्या करेगी, वो उस बाजार की कीमतों को खुद ही तय करने लगती कि इस बाजार का पूरा
जो मार्गदर्शन है वो मैं ही करूँगा, वही कंपनी करेगी जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके चल रही है। जो छोटी फर्में हैं वो उसका मार्गदर्शन नहीं करेंगी। तो इससे होता है कि ये बड़ी फर्में क्या करती हैं, ये सारी फर्मों को आपस में, ये सारी फर्मों को ये दिशा निर्देश देना स्टार्ट कर देती हैं कि आपको इतनी कीमत रखनी, इस कीमत से नीचे नहीं बेच सकते, और आपको अपनी जो लागत है वो अपनी लागत अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, अपना जो उत्पादन है उसको एडजस्ट करना है। तो कीमत नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत कीमत और उत्पादन निर्धारण की समस्या एक स्थिर समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुयायी फर्में जो हैं कितनी निष्ठापूर्वक नेता फर्म का अनुसरण कर रही हैं। नेता फर्म का बड़ी होना तथा कम लागत वाली होना दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही केसेस होने चाहिए, मतलब फर्म भी बड़ी हो और लागत भी कम वो लगा रहे हो, ताकि बाकी अनुयायी फर्म उसको फॉलो करें, पीछे से उसके उसको साथ दें उसका। किसी फर्म का कीमत नेतृत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने अनुयायी फर्मों की प्रतिक्रिया को कितना उचित ढंग से अनुमानित कर सकता है। दूसरे, यदि नेता फर्म अपनी लागत को कम होने के लाभ को बरकरार नहीं रख पाती है तो वो नेतृत्व की अपनी स्थिति को खो देगी। अगर वो स्थिति आ जाती है कि हम अपनी लागत भी कम नहीं कर पा रहे हैं और लागत भी बढ़ाते जा रहे हैं और प्राइस जो तय कर रहे हैं, तो दूसरी फर्में क्या करेंगी, वो अपनी लागत को एडजस्ट करने लगेंगी, कम करने लगेंगी, तो फिर वो मानेंगी नहीं कि हमारी प्रधान फर्म या नेता फर्म है। तो ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी होती है। व्यवहार में क्या होता है कि कीमत नेतृत्व में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें नेता फर्म ना तो सबसे बड़ी होती है और ना ही कम लागत वाली फर्म होती है। विशेषकर मंदी की स्थितियों में बाजार में बने रहने के लिए जो छोटी फर्में होती हैं वो अपनी कीमतें कम करती हैं ताकि वो बाजार में अपना अस्तित्व बचा सकें। तो लेकिन तो क्या होता है कि परंतु वास्तव में नेतृत्व की क्षमता उस फर्म में होती है जो कि ना सिर्फ कीमत में परिवर्तन करे बल्कि लंबे समय तक अपनी उस कीमत को बनाए रखने में समर्थ हो। तो इस तरह की कीमत को हम प्रधान फर्म की कीमत नेतृत्व मॉडल में शामिल करते हैं। नेता फर्म द्वारा कीमत ऊंची रखने पर प्रतिद्वंदी अन्य फर्में गुप्त कीमत की कटौती कर सकता है। अभी गुप्त कीमत कौन कौन सी हो सकती है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट की यानी कि विज्ञापन की कॉस्ट है उसको हो सकती है, और आपकी जो नई जो जो बाकी चीज़ें हैं जैसे वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है यानी कि मानव संपदा को जो रखने की कॉस्ट है, वो सब हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट की हम बात करें कि हम किस तरह से कितने लागत पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। नई फर्म को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ की स्थिति हो और तो वो धीरे धीरे अपने बाजार के हिस्से में विस्तार करते हुए नेता फर्म बन सकती है। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं जिनमें हम प्रधान फर्म को की बात करते हैं और उसको कीमत नेतृत्व मॉडल की बात करते हैं। अब तीसरा जो है, जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व मॉडल। इस मॉडल में सभी फर्में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उस फर्म की कीमत परिवर्तन का अनुसरण करने को सहमत हो जाती हैं जो कि बाजार की स्थितियों की बेहतर जानकारी रखती है तथा भविष्य में बाजार में होने वाले परिवर्तनों को बेहतर अनुमान लगा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी अनुभवी या पुरानी फर्म सबसे बड़ी हो या कम लागत वाली हो। ये वो फर्म होती है जो बाजार में वस्तु की मांग और लागत की स्थिति और समस्त अर्थव्यवस्था की स्थिति के परिवर्तन को पूर्वानुमान लगाने में एक बैरोमीटर की तरह कार्य करती है। उसके पास सारे पैरामीटर होते हैं जिससे वो डिसाइड कर सके या अनुमान लगा सके कि आने वाले समय में किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं अर्थव्यवस्थाओं में, स्थितियों में, लागत में, मांग में। तो उसके हिसाब से हम बाजार को तय करना शुरू कर देते हैं। बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व निम्नलिखित कारणों से विकसित होता है। अब ये 3 मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ जिसकी वजह से हम तय करते हैं। अल्पाधिकारी उद्योग की बड़ी फर्मों में के बीच प्रतिद्वंदिता से गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब आप अगर बड़ी फर्में हैं, 2-3-4, आप अगर जैसे पेट्रोल इंडस्ट्री की बात करिए, हमारे पास 3 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी वजह से प्रतियोगिता शुरू होगी जिससे सभी फर्मों को हानि होती है। बड़ी फर्मों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण उनमें से किसी एक उद्योग का नेता स्वीकार करना असंभव नहीं होता संभव नहीं होता। उद्योग की अधिकतर फर्मों को लागत मांग पूर्ति दशा में लगातार गणना करते रहने की ना तो क्षमता होती है ना ही इच्छा होती है, इसलिए वो ऐसा करने वाली एक योग्य फर्म को अपना नेता मान लेते हैं। और तीसरा इसमें है कि सामान्यतया बैरोमेट्रिक फर्म उद्योग विशेष की लागतों तथा
मांग दशाओं के परिवर्तनों और संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के परिवर्तनों के संबंध में एक अच्छी भविष्यवक्ता होती है, जिससे अन्य फर्में उसे अपना नेता मानकर अपनी कीमत नीति तय कर लेती हैं। तो आज का जो हमारा उद्देश्य था, हमारे हिसाब से आपने अल्पाधिकार को समझा होगा, जाना होगा, और अगर इसमें कोई आपके सामने क्वेश्चन हो तो मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं।